चरधर रुचये गोदुटितुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमयर्वस्य बीजाय। भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबा जगद्गुरु तुकाराम महाराज संत श्री एकनाथ महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतुकी ऐसी कृपा से न्याय सिद्धांत मुक्तावली के विचार के प्रसंग में पृथ्वी के निरूपण का हम लोग विचार कर रहे थे। पृथ्वी में यह बताया कि तत्र गंध हेतु पृथ्वी, गंध का कारण पृथ्वी है, समवायी कारण पृथ्वी है। अनेक रूपों वाली अर्थात सप्त रूप वाली पृथ्वी है और षड विधस्तु रसस्तत्र गंधस्तु द्विविधः, 6 प्रकार का रस और 2 प्रकार का गंध है। यह बताने के बाद इसके पश्चात यह पृथ्वी के 2 प्रकार किए गए, नित्य और अनित्य। स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो यनुष्णासित पाकजः, अनुष्णासित पाकज स्पर्श पृथ्वी का है। नित्य और अनित्य, नित्यानित्य च साद्विधा, और पृथ्वी नित्य और अनित्य भेद से 2 प्रकार की है। नित्य से अनुलक्षण और अणुरूपी पृथ्वी नित्य है, यह बताया गया। अब हम लोग इसके पश्चात आगे का विचार देखेंगे, है कि नहीं। नित्य अनित्य भेद से 2 प्रकार की पृथ्वी है, यह कहा गया। अब इसी के विषय में कब अनित्य तो तदन्य से, अनित्य उससे भिन्न है, वही अवयव वाली है। अनित्य पृथ्वी अवयव वाली है और वह देह इंद्रिय और विषय भेद से 3 प्रकार की बताई। यहाँ पर अनित्य पृथ्वी अवयवों वाली है, यह बताने के तुरंत पश्चात पूर्व पक्ष के अंतःकरण में शंका जागृत हुई। पूर्व पक्ष कहने लगा, महाराज ये अर्थात बौद्ध आया, वह कहता है अवयवी मानने में क्या प्रमाण है। अवयवी हो नहीं सकता, क्योंकि परमाणुओं का पुंज मानने से ही काम चल जाता है। तो अलग परमाणुओं के समुदाय से अलग एक अवयवी आप मान रहे हो, ये क्यों मान रहे हो। तब कहा कि सीधा न्यायिकों ने कहा उत्तर देते समय, बेटा केवल परमाणु का पुंज मानेंगे तो एक परमाणु प्रत्यक्ष नहीं होता, तो परमाणु पुंज का भी प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति आती है, इसलिए अलग एक अवयवी मानना पड़ता है। तब पूर्व पक्षी बोलता है, महाराज इसका उत्तर हम देते हैं, उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा। जैसे एक केश है, उसका दूर से प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन वही केशों का समुदाय होगा तो उसका प्रत्यक्ष होता है। उसी तरह एक परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन घटादी अवस्था को प्राप्त हो गए परमाणु पुंज का प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए घटादियों के अप्रत्यक्षत्व की आपत्ति नहीं आएगी। अच्छा, तब पुनः नैयायिकों ने पूर्व पक्ष के ऊपर पर बुद्धि डाली कि महाराज एकत्व एको घटः स्थूलः,
ऐसी बुद्धि सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि अनेक परमाणु है, उसमें एकत्व बुद्धि कैसे होगी। तो पुनः उत्तर देते हुए बौद्ध कह रहा था कि एक बुद्धि क्या होती है, जैसे अनेक धान्य है तो अनेक धान्य के राशि में एक राशि एकत्व बुद्धि जैसे होती है, वैसे अनेक परमाणु में एक घटत्व बुद्धि होने में कोई समस्या नहीं है। इसीलिए परमाणु अलग नहीं मानने चाहिए, इनका संघातवाद है। समुदाय को ही अवयवी समझते ही नहीं, वो समुदाय ही मानते हैं। घट यह परमाणुओं का समुदाय है, ये पेन भी अलग कोई पेन नहीं है, समुदाय है परमाणुओं का, ऐसे बोलते वे। अब उनका खंडन करना चाहिए। अब खंडन तो ब्रह्म सूत्र में भी किया है, उनके पंच स्कंधादियों को उठा करके ब्रह्म सूत्र में भी निराकरण सा किया गया है। तो देखिए यहाँ और क्या कहते हैं। उत्तर देने के लिए यहाँ पर सिद्धांति आ गए और कहते हैं माँ एवं, यहाँ का सिद्धांति नैयायिक है। नैयायिक ने कहा एवं मावद, घटादि पदार्थ अवयवों का समुदाय है, यह मत कहो। घटादि पदार्थ एक स्वतंत्र अवयवी है, यही कहना चाहिए, है ना। मावद, ऐसा मत कहो। परमाणु हो अतीन्द्रियत्वेन तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षत्वायोगात्। क्या कहा? परमाणु हो अतीन्द्रियत्वेन। परमाणु कैसे है? परमाणु अतीन्द्रिय होने से तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षत्वायोगात्, परमाणु का समूह भी, परमाणु के समूह का भी प्रत्यक्ष संभव नहीं है। देखो ये नियम ही है, एक परमाणु यदि अतीन्द्रिय है तो अनेकों का समुदाय भी आएगा तो सेंद्रिय थोड़ा ही होगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ही नहीं है। आपने दृष्टांत दिया था केस का, बौद्ध ने केस का दिया था ना, तो देखो केस का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं। देखो ये केस लिया, ऐसा प्रत्यक्ष होता है ना। हाँ, दूर में दूरता के कारण नहीं दिख रहा, लेकिन केस का प्रत्यक्ष होता है। इसलिए समुदाय अनेक अधिक होने पर ज्यादा प्रत्यक्ष होगा, दूर में भी प्रत्यक्ष होगा। लेकिन परमाणु नजदीक हो, कहीं पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, तो उसके समुदाय का प्रत्यक्ष कैसे होगा? केस का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए उसके समुदाय का भी प्रत्यक्ष होगा। लेकिन परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए उसके समुदाय का भी प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। यही लिखा, दूर केशस्तु न अतीन्द्रिय, दूरस्थ केशस्तु न अतीन्द्रिय। दूर में रहने वाला केश अतीन्द्रिय है क्या? इंद्रिय के द्वारा दिखता नहीं क्या? दिखता है। इसीलिए ये आपने जो दृष्टांत दिया था वो गलत है, सिद्धांत गलत है। दृष्टांत हमने क्या कहा? परमाणु का प्रत्यक्ष न होने के कारण परमाणु का समुदाय रूपी घट, उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो आपने दृष्टांत दिया केश का, लेकिन केश का दृष्टांत गलत है, क्योंकि केश अतीन्द्रिय है ही नहीं, केश तो सेंद्रिय है, इसलिए उसके समुदाय का प्रत्यक्ष हो जाएगा। सन्निधाने तस्यैव प्रत्यक्षत्वात्, सन्निधाने समीप में, तस्यैव माने
केशस्यैव प्रत्यक्षत्वात्, केश में ही प्रत्यक्षता है कि नहीं? देखो ये अपनी पूर्व पक्ष क्या बोलता है, उत्तर क्या बोलता है, ये दिमाग में रखना है। सिद्धांत उत्तर कैसे दे रहा है, और ये अपने व्यवहार की बात है ना, तर्क की बात है, व्यवहार का विचार है। जब समीप में केश प्रत्यक्ष सिद्धांति ने कहा, तब पूर्व पक्ष पुनः शंका करे, न च तदानीं अदृश्य परमाणु पुंजात् दृश्य परमाणु पुंजस्य न च तदानीं अदृश्य परमाणु पुंजात्, तदानीं अर्थात उस समय, तदानीं का अर्थ क्या किया इन्होंने, उस समय परमाणु अदृश्य परमाणु पुंजात् दृश्य परमाणु पुंजस्य उत्पन्नत्वात् न प्रत्यक्षत्वे विरोधयति। पूर्व पक्ष ने क्या कहा, जब घट उत्पन्न होता है, घट बनता है, घटोत्पत्ति समय में, अथवा अयम घट इस प्रकार के ज्ञान के काल में, कब बोले हो, अयम घट इस प्रकार के ज्ञान के काल में, तदानीं अदृश्य परमाणु पुंजात्, किससे, अदृश्य परमाणु के पुंज से, समुदाय से दृश्य परमाणु पुंज की उत्पत्ति होती है। ये पूर्व पक्ष का कहना है। जब अयम घट यह ज्ञान होता है, उस समय अदृश्य परमाणु पुंज, समझ में आता है ना, अदृश्य न दिखने वाले परमाणु का पुंज, परमाणु का समुदाय, उससे कौन से परमाणु की उत्पत्ति होती है, दृश्य परमाणु के पुंज की, परमाणु के समुदाय की उत्पत्ति होती है। बोला क्या, इसलिए न प्रत्यक्षत्वे विरोध, प्रत्यक्षत्व में कोई विरोध नहीं है। प्रत्यक्षत्व में विरोध नहीं है, यह कहा। इति वाच्यम, सिद्धांत उत्तर देंगे, न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों, अदृश्यस्य दृश्यानुपादानत्वात्, जो अदृश्य पदार्थ है ना, उसमें दृश्य अनुपादानत्वात्, दृश्य का क्या है, देखो, अदृश्यस्य दृश्य अनुपादानत्वात्, कभी भी अदृश्य पदार्थ दृश्य का उपादान कारण नहीं होता। क्या लिखा है, अदृश्यस्य दृश्य अनुपादानत्व, माने अदृश्य पदार्थ दृश्य का उपादान न होने से, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा, हेतु दिया उन्होंने। आप अदृश्य परमाणु के पुंज से दृश्य परमाणु के पुंज की उत्पत्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अदृश्य पदार्थ दृश्य का यह उपादान नहीं होता। यो लोक में अगर अदृश्य परमाणु का पुंज दृश्य परमाणु का दृश्य का उपादान कभी भी नहीं होगा। देखो, अन्यथा नहीं तो चक्षु रुष्मादि संततेरपि कदाचित दृश्यत्व प्रसंगात्। देखो, चक्षु की उष्मा जानते हो, गर्मी 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 प्रत्यक्ष होती है। देखो, अभी गर्मी है लेकिन थोड़ी है, और थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो उष्णता है, लेकिन अब यही ग्रीष्म काल में ज्यादा हो गई। तो
उसका पुंज हो गया ना, है ना, गर्मी का पुंज ज्यादा हो गए तो उस गर्मी भी दिखनी चाहिए। यदि आप बोलोगे अदृश्य पदार्थ दिखता है, तो देखो यह गर्मी बहुत भयानक है, इस ज्ञान के काल में भी अदृश्य न दिखने वाली गर्मी दिखनी चाहिए, लेकिन दिखती है क्या? इसलिए अदृश्य पदार्थ दिखता है ये बोलना गलत है। लिखा अन्यथा नहीं तो चक्षुरुष्मादि संततेरपि, चक्षु की उष्मा इत्यादि संतति का भी प्रवाह है ना, उसका भी कभी न कभी प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आएगी, लेकिन होता तो नहीं है। इसलिए अदृश्य परमाणुओं का समुदाय अयम घट इस ज्ञान के काल में दृश्य हो जाता है, यह कहना ठीक नहीं है। हाथ आगे यह कहते हैं न च अति तप्त तैलादौ कथम अदृश्य दहन संतते दृश्य दहनोत्पत्ति रीति वाच्य। पूर्व पक्षी पुनः आ गया। देखो कैसे झगड़ा चल रहा है, क्योंकि यदि आदमी एकाग्र रीति से पढ़ेगा ना बहुत आनंद लेगा शास्त्र में। कैसे उसी पॉइंट को लेकर के उत्तर, उसी पॉइंट को लेकर के प्रश्न कर रहा है, बहुत आनंद की बात है। न च पूर्व पक्षी कहता है अति तप्त तैलादौ, देखो अतिशय तेल तपा गया और उसमें दहन, अदृश्य दहन, अतिशय तेल तप्त हो रहा है ना, लेकिन दहन दिख रहा है कि उसका दाह नहीं दिख रहा। तेल गर्म है लेकिन उसमें कोई जल रहा है ये दिख नहीं रहा, लेकिन अदृश्य दहन संतते दृश्य दहनोत्पत्ति, लेकिन वो तो जल नहीं रहा, लेकिन हम जब हाथ डालते हैं तो दहन रूपी कार्य दृश्य कर रहा है, प्रत्यक्ष कर रहा है। वो जल रहा है ये नहीं दिख रहा। जैसे एक आदि काष्ठ जलता है ये तो दिखता है, लेकिन तेल जल रहा है ये नहीं दिखता। तेल नहीं जलता, लेकिन तेल में जो डालेंगे वो जलता है कि नहीं? तो अदृश्य दहन के संतति से भी दृश्य दहन की उत्पत्ति होती है कि नहीं? दृश्य दाह की उत्पत्ति होती है। उसी तरह अदृश्य परमाणु के समुदाय से दृश्य परमाणु समुदाय की उत्पत्ति होगी, इस सिद्धांति का मानना है। दृष्टांत हो गया ना, वैसे सिद्धांत को पुनः रिपीट करना है। तो सिद्धांत उत्तर क्या दे रहे हैं? न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों भाई? कहते हैं तत्र तदंतपाती भी, तत्र माने तत्त तैल में, तप्त तैलादौ लिखा टीका में, तत्र अर्थात तप्त तैल इत्यादि में, तद अंतपाती भी, उस तेल के अंदर गिरे हुए पड़े हुए जो दृश्य दहनावयव, जो दृश्य दहन के अवयव थे, चूल्हे में थे ना, देखो तप्त तैलांतपाती भी कौन? चूलिकास्थ दृश्य वन्यावयव, चूली में रहने वाले दृश्य जो दहन जलाने के अवयव है वह किस में गिर गए? तैल में पड़े, अंदर के माध्यम से तैल में चले गए। तेल में चले जाने के बाद बस वो प्रकट नहीं हो गए थे, लेकिन उसमें पड़े हुए है।
उसमें तेल में पड़े हुए दृश्य प्रत्यक्ष दहन माने चूल्ही में होने वाले जो अवयव, उन्हीं अवयवों के द्वारा स्थूल दहनोत्पत्ति उपगमा, स्थूल जलाने की उत्पत्ति का स्वीकार किए जाने से हमने स्थूल जलाना है ये देखा कहाँ? उस तेल में। क्योंकि चूल्ही के अंदर जो आग थी उसके अवयव पात्र के माध्यम से तेल में जाकर प्रविष्ट हुए, उन्हीं अवयवों के द्वारा बाद में जलाया जाता है। इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो पुनः पूर्व पक्षी आ गया। देखो एक पंक्ति पूर्व पक्षी सिद्धांत पूर्व पक्षी म्हणता न च अदृश्येन द्व्यलोकेन कथम दृश्यत्रेणु त्रसरेणोः उत्पत्ति इति वाच्यम्। अब इसने मूल पॉइंट पकड़ा है, क्योंकि माना ही है देखो परमाणु से द्विणुक की उत्पत्ति होती है और द्विणुक से त्रसरेणु की उत्पत्ति होती है। परमाणु अदृश्य है, उससे अदृश्य द्विणुक की उत्पत्ति हुई, कोई समस्या नहीं। लेकिन द्विणुक से दृश्य त्रसरेणु की उत्पत्ति हुई, इसमें देखो कण दिख रहे, इस प्रकाश में कण दिखते हैं। तो दृश्य त्रसरेणु की उत्पत्ति हुई, वो किस कारण देख रहे हैं आप लोग? इसमें इस प्रकाश में देखना है, छोटे छोटे कण, वो त्रसरेणु है। अब यह अदृश्य द्विणुक से दृश्य त्रसरेणु की उत्पत्ति कैसी हुई बताओ? इति वाच्यम सिद्धांत बोलते हैं न वाच्यम। ऐसी शंका मत करो। क्यों है? आपका चलता है और हमारा नहीं चलता है ना। बोले आप में तो द्विणुक से त्रसरेणु मानते हो उत्पन्न और हम बोलते हैं तब नहीं। अरे वाह, है कि नहीं? कभी रजिश आने के बाद आदमी बोलते हैं वैसे ही चल रहा है। यह तो न दृश्यत्वम अदृश्यत्वम वा कस्यचित् स्वभावाद आचक्ष्मः। क्योंकि हम लोग दृश्यत्व और अदृश्यत्व किसी के स्वभाव से नहीं कहते। दृश्य होना किसी का स्वभाव है और अदृश्य होना किसी का स्वभाव है, ये हम नहीं कहते। हमारा एक नियम है, दृश्य कौन होता है और अदृश्य कौन होता है। फिर बताओ दृश्य कौन होता है? कहते हैं महत्वोद्भूत रूपादि कारण समुदाय वशात दृश्यत्वम। दृश्यत्व क्यों है? तो बोलिए महत्वोद्भूत रूपादि कारण समुदाय वशात दृश्यत्वम। देखो महत् और उद्भूत रूपादि कारण, दो कारण है। महत्व और उद्भूत रूप इत्यादि कारण समुदाय के अधीन होकर ही कोई पदार्थ दृश्य होता है। दृश्य पदार्थ वही है जिसमें महत्व है और उद्भूत रूपत्व है। प्रत्यक्ष का कारण जिसमें महत्व और उद्भूत रूपत्व है वह प्रत्यक्ष होगा। जिसमें महत्व है उद्भूत रूपत्व नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं होगा। उद्भूत रूपत्व है, महत्व नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं होगा। महत्व उद्भूत रूप जिसमें होगा, महत्व और उद्भूत रूप जिसमें है उसी की ही प्रत्यक्ष होता है। तदभावे इन दोनों का अभाव होने पर अदृश्यत्व, वह पदार्थ में अदृश्यता है, वह दिखेगा नहीं। तथा चो, और उसी प्रकार
त्रसरेणो महत्वात्। तस्रेणु कैसा है? महत्व है, उसमें महत्व है। प्रत्यक्षत्वम तु न द्व्यनुकादे तद अभावात्। द्व्यनुकादियों का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? उसमें महत्व नहीं है। त्रसरेणु का प्रत्यक्ष क्यों होता है? उसमें महत्व है नहीं। त्वन्मते भी संभवती इदम्। आपके मत में है बौद्ध, तेरे मत में यह नियम संभव नहीं है। क्यों? परमाणु महत्वाभावात्। आप परमाणु का समुदाय मानते हो, एक अवयवी मानो ना, उसमें महत्व आएगा, लेकिन परमाणु में कभी भी महत्व नहीं होता, इसलिए उसके प्रत्यक्षत्व की प्राप्ति नहीं होती। ठीक ना? इत्थम अवयवी सिद्धौ तेषाम उत्पाद विनाशयोः प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् अनित्यत्वम्। इत्थम माने अब इसीलिए एक अवयवी मानना पड़ेगा। अवयवी उद्भूत रूप वाला हो सकता है, महत हो सकता है। एक अलग मानो, हम क्या मानते हैं? दो परमाणु से दो परमाणु का समुदाय नहीं मानते हम। दो परमाणु से एक द्विणुक की नूतन उत्पत्ति मानते हैं, इसलिए हमारे मत में कोई दोष नहीं आता। द्विणुक से त्रसरेणु की अलग त्रसरेणु है, समुदाय नहीं है, हम मानते हैं, इसलिए उसमें महत्व की उत्पत्ति हो जाएगी। इस प्रकार हमने अवयवी की सिद्धि करी। इत्थम च अवयवी सिद्धौ तेषाम उत्पाद विनाशयोः प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्। उनका उत्पाद उत्पत्ति और विनाश प्रत्यक्ष सिद्ध होने से अनित्यत्वम, उसमें क्या है? अनित्यता है। तेषां च अवयवावयव धारायाः अवयव धारायाः अनंतत्वे मेरु सर्षपयोरपि साम्य प्रसंगः। तेषां च अवयव धारायाः, अवयवों की जो धारा है, अवयव के बाद अवयव ऐसी धारा अनंत होने से मेरु सर्षपयोरपि, मेरु और सर्षप जानते हो? मोहरी, इन दोनों में भी साम्यत्व का प्रसंग होगा। अतः क्वचित विश्रामो वाच्य, इसलिए कहीं ना कहीं उनका विश्राम कहना चाहिए। यह अवयव धारा नहीं मान सकते, उस अवयव धारा को कहीं ना कहीं रोक चाहिए, नहीं तो चलती रहेगी अवयव धारा, ठीक है नहीं? यत्र तो विश्राम है, और जहां उस अवयव के धारा का विश्राम होगा तस्य अनित्यत्वे, उसमें अनित्यता होने पर असंवेत भाव कार्योत्पत्ति प्रसंग, क्या होगा? असंवेत भाव कार्यों के उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। इति तस्य अनित्यत्वम, इस प्रकार उसमें अवयवी में अनित्यता माननी चाहिए। नित्यत्व, अच्छा, इसलिए उस परमाणु में क्या मानना पड़ेगा? नित्यत्व, है ना? देखो अब करोगे अनित्यता तक चलेंगे, घट नष्ट हो गया, अब उसका नाश 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 नाश, कहाँ तक चले जाएंगे? कुछ तो रुकना पड़ेगा ना। अब जहां विश्राम करेंगे, विश्राम कहाँ करेंगे? परमाणु में जाकर रुकेंगे कि परमाणु का नाश नहीं होता, तो उसे अनित्य मानेंगे। तो फिर अब अनित्य मानेंगे परमाणु को भी, तो बिना आगे चलते रहेंगे। और इसलिए परमाणु को हमें, परमाणु से द्विणुक की उत्पत्ति के लिए परमाणु को पहले नित्य मानना पड़ेगा, तो परमाणु ही नित्य होंगे और बाकी सभी अनित्य हो जाएंगे इत्यादि
रखिए। इसके पश्चात का विचार हम लोग बोले देखेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।